स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आपकी अपनी फर्म अपनी कंपनी के अंतर्गत GST से रिलेटेड जो मुख्य रूप से 3 तरह की लायबिलिटी बनेंगी उनको आप 100% सही तरीके से किस तरह से करेंगे। सबसे पहली जो लायबिलिटी बनेगी दोस्तों GST में वो बनेगी आपकी अपनी कंपनी अपनी फर्म के अंतर्गत जिसकी कि आप अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो आपको अपनी फर्म अपनी कंपनी का जो भी GST से रिलेटेड कार्य करना है वो सही कार्य करना है और समय पर कार्य करना है, जिससे कि आपकी फर्म है जो आपकी कंपनी है जिसकी कि आप अकाउंटिंग कर रहे हैं उसको किसी भी तरह का लॉस ना हो, किसी भी तरह का नुकसान ना हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े GST से रिलेटेड। दूसरी जो आपकी लायबिलिटी बनेगी वो बनेगी GST पोर्टल से रिलेटेड, यानी GST रूल से रिलेटेड। तो आप अपनी फर्म के अंतर्गत जो भी GST पोर्टल पर जाकर कार्य करते हैं, GST रिटर्न्स आदि फाइल करते हैं, तो आपको ये 100% सही तरीके से करना है, जिससे कि GST से रिलेटेड कोई भी रूल है उसको आप तोड़े ना और सारे के सारे रूल्स को फॉलो करते हुए आप GST पोर्टल पर जाकर कार्य करें, जिससे कि आगे कभी भी आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना आए। GST डिपार्टमेंट द्वारा कभी भी आपकी फर्म आपकी कंपनी के लिए किसी भी तरह का नोटिस इशू ना हो। तीसरी जो लायबिलिटी बनेगी आपकी GST में अपनी फर्म के अंतर्गत वो बनेगी आपके वायर्स के प्रति। तो GST में आपके वायर्स के प्रति भी आपकी कई तरह की लायबिलिटी है और ये तीनों तरह की जो लायबिलिटी है वो आप किस तरह से पूरा करेंगे, किस तरह से 100% अपना सही कार्य करेंगे, ये आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से पूरी वीडियो देखें क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है यदि आप अपनी फर्म के अंतर्गत GST से रिलेटेड कार्य करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं दोस्तों कि यदि आप GST में रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं, है ना, तो या तो आप मंथली फाइलर होंगे या फिर क्वार्टरली फाइलर होंगे। मंथली फाइलर का मतलब ये है कि मंथली आप अपनी GSTR1 और GSTR3 भी रिटर्न फाइल करेंगे। क्वार्टरली फाइलर है तो आप क्वार्टर बेसिस पर अपनी GSTR1 और GSTR3 भी रिटर्न फाइल करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा यदि आप GST में रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं और आप मंथली फाइलर हैं तो ये तीनों तरह की लायबिलिटी आप किस तरह से पूरा करेंगे। इसके बाद मैं बताऊंगा कि यदि आप GST में क्वार्टरली फाइलर हैं, क्वार्टरली अपनी GSTR1 और GSTR3 भी रिटर्न फाइल करते हैं, तब ये तीनों तरह की लायबिलिटी आपको किस तरह से पूरी करनी है। सबसे पहला कार्य क्या है दोस्तों कि यदि आप GST में रेगुलर रजिस्टर्ड हैं और मंथली फाइलर हैं, है ना, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जिस भी मंथ की आपको GSTR1 GSTR3 भी आदि रिटर्न फाइल करनी है तो उस मंथ से रिलेटेड सारी की सारी आपने एंट्री कर रखी हो, यानी आपने सारी की सारी आउटवर्ड सप्लाईज की एंट्री कर रखी हो, यानी जो भी आप सेल कर रहे हैं उसकी आपने एंट्री कर रखी हो। इसके अलावा आपने अपने बायर के लिए जो भी क्रेडिट नोट इशू किए हैं, जो भी डेबिट नोट इशू किए हैं उसकी भी आपने एंट्री कर ली हो, यानी आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी आपकी प्रिपेयर हो चुकी हो। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपने जो परचेज की है, जिस पीरियड की आप GSTR1 और GSTR3 भी रिटर्न फाइल करने जाएंगे उस पीरियड में आपने जो भी परचेज की है उसकी एंट्री आपने प्रॉपर तरीके से कर रखी हो। इसके अलावा आपने अपने सप्लायर से जो भी क्रेडिट नोट लिए हैं, जो भी डेबिट नोट लिए हैं, यानी आपके जो सप्लायर है उन्होंने आपको जो भी क्रेडिट नोट या डेबिट नोट दिए हैं उनकी भी आपको एंट्री कर लेनी है, क्योंकि GST रिटर्न्स में इस सब की जानकारी जाती है। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों कि मैं यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेन्यू हूँ, यहाँ से चलता हूँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। मैं जनवरी मंथ का यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना, इसी तरह से आप किसी भी मंथ के लिए समझेंगे ना। मैं यहाँ से गया डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, फिर गया GST रिपोर्ट में और यहाँ पर गया मैं GSTR1 में। अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देता हूँ और 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी का मैंने पीरियड कर लिया। अब देखिए GSTR1 रिपोर्ट तैयार हुई है और इसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं, बहुत ही आसानी से अपनी GSTR1 रिटर्न फाइल कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने जनवरी मंथ में मुझे जो भी आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड एंट्री करनी थी मैंने कर रखी है और यहाँ पर देखेंगे तो ऐसी 33 एंट्रीज हैं जो कि मैंने कर रखी है। अब इसमें मैंने सेल की है, जो आउटवर्ड सप्लाईज की है, आप किसी को भी सप्लाई की हो, चाहे मैंने B2B सप्लाई की हो, B2C सप्लाई की हो, वो सारी की सारी एंट्री हमारी इसमें शामिल हो गई। तो मैंने अपना कार्य कर रखा है। इसके अलावा मैंने अपने बायर के लिए जो भी डेबिट और क्रेडिट नोट इशू किए उसकी भी मैंने एंट्री कर रखी है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड जो भी आपकी एंट्रीज है वो आपने कर रखी हो। इसके बाद मैं चलता हूं यहाँ पर GSTR3 भी में अल्ट के साथ F2 प्रेस करके और जनवरी का पीरियड यहाँ पर कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जनवरी मंथ में जो भी मैंने परचेज की थी, है ना, उस परचेज की मैंने यहाँ पर एंट्री कर ली। अब ये जो GSTR3 भी होती है इसमें हमारी जो लायबिलिटी भी जाती है, इसके अलावा हम इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम करते हैं। तो लायबिलिटी तो जो हमने आउटवर्ड सप्लाईज की एंट्री की थी जिसके आधार पर हमारा GSTR1 तैयार हुआ था, तो वो सारी की सारी लायबिलिटी उठकर हमारी GSTR3 में आ जाती है। इसके अलावा इसमें हम क्या करते हैं, अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम करते हैं, यानी हमने जो परचेज की है ना, और परचेज करने पर हमने जो भी सप्लायर से इनवॉइस लिए थे उनकी हमने एंट्री कर ली। इसके अलावा हमारे सप्लायर ने इस पीरियड में हमें जो भी डेबिट और क्रेडिट नोट दिए थे उनकी भी हमने एंट्री कर ली। क्यों? क्योंकि
जो हमारे सप्लायर हमें परचेज का इनवॉइस देते हैं उस पर जो हम टैक्स पे करके आते हैं उसकी हम छूट लेते हैं, ये हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाती है। इसके अलावा हमारा सप्लायर जो हमारे लिए डेबिट और क्रेडिट नोट इशू करता है उसकी जब हम एंट्री करते हैं, यानी हमारा सप्लायर हमारे लिए क्रेडिट नोट इशू करता है तो हम डेबिट नोट में एंट्री करते हैं और उस पर जो टैक्स का अमाउंट होता है वो हमको रिवर्स करना होता है, यानी हमारी आईटीसी पर इसका इफेक्ट पड़ता है। हमारा सप्लायर हमारे लिए डेबिट नोट इशू करता है तो हम क्रेडिट नोट में एंट्री करते हैं और उसमें जो अमाउंट होता है उसको हम क्लेम करते हैं, तो वो हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होती है उस पर इफेक्ट डालता है ना। तो इसलिए ये सारी की सारी एंट्री आपको इस तरह से कर लेनी है ना। अब आपने जब अपनी सारी एंट्री कर ली, इसके अलावा आप यदि आरसीएम के तहत कुछ सर्विस आदि परचेज करते हैं तो जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है उस पर आरसीएम एप्लीकेबल है तो आरसीएम से रिलेटेड भी आप एंट्री कर लीजिए, है ना। इस तरह से आपको सारी की सारी एंट्रीज कर लेनी है उस पीरियड से रिलेटेड जिस पीरियड की आप अपनी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी रिटर्न फाइल करने जाएंगे। ये पहला कार्य आपको करना है ना। और ये कार्य आपको बिल्कुल सही तरीके से कर लेना है, सारी की सारी एंट्री परफेक्ट तरीके से कर लेना है और उसके इफेक्ट भी जाकर देख लेना है जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी में, यानी आपकी किस एंट्री का इफेक्ट किस रिटर्न में पड़ेगा, वो एंट्री उस रिटर्न में शामिल हुई है या नहीं हुई है, ये आपको जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी रिपोर्ट में जाकर देख लेना है, जिस तरह से कि मैंने अभी यहाँ पर देखा है। अगला कार्य आपको ये करना है कि आपको अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट सेव करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और सबसे ज्यादा वर्क आपको इसी पर करना पड़ेगा। महत्वपूर्ण इसलिए है दोस्तों कि मान लीजिए जनवरी पीरियड के आप जब जीएसटीआर 3 भी रिटर्न फाइल करने जाएंगे और वहां पर आपकी लायबिलिटी मान के चलते हैं, जो टैक्स की लायबिलिटी है वो है 2 लाख रुपए की और आपकी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो है 2,10,000 रुपए की। तो वहां पर जब आप जीएसटीआर 3 भी रिटर्न इस स्थिति में फाइल करने जाएंगे तो कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपकी 2,10,000 रुपए की बन रही है आपकी एंट्रीज के आधार पर और लायबिलिटी बन रही है 2 लाख रुपए की, तो 10,000 रुपए की आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो बची ही जाएगी ना, तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन होता यह है दोस्तों कि आपने एंट्री तो कर ली, जो भी परचेज की एंट्री कर ली, जो भी आपने सप्लायर से क्रेडिट नोट डेबिट नोट आदि लिए उनकी एंट्री कर ली, लेकिन ये जो 2,10,000 रुपए की आईटीसी बन रही है आपके आधार पर, ये आप तभी क्लेम कर पाएंगे जबकि जीएसटीआर 2B में भी ये रिफ्लेक्ट हो। अगर आप जीएसटीआर 2B में जाते हैं और वहां पर कुछ इनवॉइसेस को सप्लायर है जिन्होंने की अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न समय पर फाइल नहीं की है, तो वो इनवॉइसेस आपके उठकर नहीं आएंगे जीएसटीआर 2B में और उन इनवॉइसेस की आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे उस मंथ की जीएसटीआर 3B में। अब जब आप अपनी जीएसटीआर 2B देखने जाते हैं और वहां पर केवल 1.5 लाख रुपए की आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट वहां पर शो होती है जबकि लायबिलिटी आपकी 2,10,000 रुपए की है ना, तो 60,000 रुपए आपकी जो फर्म है, आपकी जो कंपनी है, उसको चालान जनरेट करके पे करना होगा। तो ये नुकसान हो जाएगा आपका, क्यों? क्योंकि आपकी आईटीसी तो 2,10,000 रुपए की थी, आपको कुछ भी टैक्स पे नहीं करना था। अब इस स्थिति में आपको 50,000 रुपए टैक्स पे करना पड़ रहा है ना, या 60,000 रुपए जो है वो आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो आपको क्या करना है? आईटीसी सेव करना है। आईटीसी सेव करने का मतलब ये है कि आपको ये सुनिश्चित करना है कि जो आपने एंट्री कर रखी है उस एंट्री के आधार पर जितनी आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रही है वो सारी की सारी इनपुट टैक्स क्रेडिट उसी मंथ की जीएसटीआर 2B में शो होने लगे। अब ये कैसे शो होगी ये आपको बताते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आप मंथली फाइलर हैं और मंथली अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे और जीएसटीआर 3B में ही आईटी से रिलेटेड हम कार्य करते हैं। तो आपको सबसे पहला कार्य ये करना है कि 11 तारीख को, यानी 11 तारीख को आपको क्या करना है, जीएसटी पोर्टल पर जाना है, अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है और जीएसटी पोर्टल पर जाना है और वहां पर आपको जीएसटीआर 2A देखना है। अब जीएसटीआर 2A क्या होता है? आपके जो सप्लायर हैं वो अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न या आउटवर्ड सप्लाईज की जो रिटर्न फाइल करते हैं उसके बेस पर तैयार होता है। तो हमने अपने सप्लायर से इनवॉइस लिया और हमारा सप्लायर उन इनवॉइसेस को लेकर अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न फाइल कर देगा ड्यू डेट तक, तो वो इनवॉइसेस हमारे जीएसटीआर 2B में उठकर आ जाएंगे। अब जितनी हमारी आईटीसी बन रही है वो सारी की सारी आईटीसी यदि हमारी उठकर जीएसटीआर 2B में आ जाएगी तो हम उसको क्लेम कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहला कार्य क्या करना है, 11 तारीख को 12 या 1 बजे आपको जीएसटी पोर्टल पर जाना है और जीएसटीआर 2A देखना है। अब आप यदि स्वयं फाइल करते हैं तो आपके पास आपकी फर्म का आईडी पासवर्ड होगा, तो आप चेक कर लीजिए। आपके बिहाफ पर जो सीए हैं या फिर वकील आदि हैं या प्रोफेशनल हैं वो आपके बिहाफ पर आपकी रिटर्न फाइल करते हैं, तो आप उनसे भी अपना आईडी पासवर्ड मांग सकते हैं और चेक कर सकते हैं जीएसटीआर 2A, ठीक है। और यदि आपके जो प्रोफेशनल हैं वो आपको आईडी पासवर्ड नहीं देते हैं तो आप उन्हीं के पास चले जाइए 11 तारीख को और उनसे पूछिए कि भैया ये हमारे इनवॉइसेस हैं, ये सारे के सारे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और नहीं हो रहे हैं तो किन किन पार्टियों के इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं वो हमें नाम दे दीजिए, ठीक है। अब आपको अगला कार्य क्या करना है कि आप जीएसटीआर 2A जाकर देखिए और जीएसटीआर 2A में आप सारे के सारे जो आपके सप्लायर हैं उनको वहां पर देखिए। तो मान के चलते हैं कि वहां पर यदि कार्य कैसे करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, आप जीएसटीआर 2A 11 तारीख को 12 या 1 बजे देखने जाते हैं
और वहां पर जाने के बाद आपके मान लीजिए 6 सप्लायर हैं जिनसे कि आपने इनवॉइस लिए थे यानी परचेज की थी, तो 6 सप्लायर से आपने परचेज की थी। अब 11 तारीख को जब आप 12 या 1 बजे देखने जाते हैं तो वहां पर 4 सप्लायर के इनवॉइसेस तो आपको सो रहे हैं, यानी आपके जो 4 सप्लायर थे उन्होंने तो अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न जो GSTR1 आदि होती है उन्होंने फाइल कर दी, तो वो आपको यहाँ पर स्टेटस शो होगा यस, है ना, यानी उन्होंने फाइल कर दिया। अब 4 सप्लायर ने जो आपके थे उन्होंने सारे के सारे आपके जो इनवॉइसेस थे वो उस वहाँ पर शो हो रहे हैं, और उन सारे के सारे इनवॉइसेस वहाँ पर शो हो रहे हैं और उन्होंने अपनी GSTR1 रिटर्न भी फाइल कर दी है। तो उनसे आपको कुछ भी नहीं बोलना है, क्योंकि वो इनवॉइसेस तो आपके GSTR2B में उठकर आ जाएंगे, क्योंकि GSTR2B 14 तारीख को तैयार होती है। लेकिन तैयार कैसे होती है? आपके सप्लायर अपनी ड्यू डेट तक अगर GSTR1 या आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न फाइल कर देंगे तभी वो इनवॉइसेस उठकर आएंगे। अब हम जब देखने गए GSTR2B में तो वहां पर 4 जो हमारे सप्लायर थे उन्होंने तो हमारे सारे के सारे इनवॉइसेस शो करा दिए उसमें, और उसके अलावा उन्होंने अपनी GSTR1 रिटर्न भी फाइल कर दी, तो उनसे हमको कोई भी संपर्क नहीं करना है। 5वां सप्लायर ऐसा है कि जिसके इनवॉइसेस तो अपलोड हैं, यानी रियल टाइम बेसिस पर अपलोड कर सकते हैं आपके सप्लायर, तो उनके इनवॉइसेस तो अपलोड हैं लेकिन वहां पर फाइलिंग स्टेटस नो आ रहा है, तो आप उनसे बोल दीजिए कि आप इसको आज के आज फाइल कर दीजिए, ठीक है ना। और 6वां जो सप्लायर है उसका तो नेम ही वहां पर शो नहीं हो रहा है, यानी उसने ना तो आपके जो इनवॉइसेस थे उनको GSTR1 में अपलोड किया और ना ही उसको फाइल किया, है ना। तो उनसे आपको संपर्क करना है। अब जो 6वां सप्लायर है उससे आप संपर्क कीजिए और उससे बोलिए कि भैया आज आपकी जो GSTR1 या आउटवर्ड सप्लाईज के फाइल करने की जो डेट है वो लास्ट डेट है, तो आप अपनी GSTR1 रिटर्न या आउटवर्ड सप्लाईज की जो भी रिटर्न है उनकी बनती है लायबिलिटी, उसको फाइल कर दीजिए आज के आज, जिससे कि वो सारे के सारे इनवॉइसेस हमारे GSTR2B में उठकर आ जाएं और उनकी हम ITC क्लेम कर पाएं, जिससे कि हमें कोई नुकसान ना हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कह दीजिए, और अब जब आप ऐसा कहेंगे, है ना, तो उसके बाद वो आपका जो इनवॉइसेस है उनको लेकर अपनी GSTR1 रिटर्न फाइल कर देंगे, तो वो इनवॉइसेस आपके उठकर GSTR2B में आ जाएंगे और आप उनके ITC दोस्तों क्लेम कर पाएंगे ना। तो ये कार्य आपको करना है। यदि आप इस तरह से हर महीने कार्य करते रहेंगे, मंथली फाइलर है, हर महीने कार्य करते रहेंगे, तो पूरी 100% जो आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपकी GSTR2B में शो होती रहेगी और उसकी ITC आप पूरी 100% क्लेम कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपकी आ सकती है। होता ये है दोस्तों कि मैंने बताया था कि GST में जो रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है वो मंथली रिटर्न भी फाइल करते हैं, क्वार्टरली रिटर्न भी फाइल करते हैं। अब मान लीजिए जो 6वां सप्लायर है उससे आपने बात की, है ना, और उसने बोला भैया हम तो क्वार्टरली फाइलर हैं। हो सकता है ऐसा कि आपका जो सप्लायर है क्वार्टरली फाइलर हो। यदि वो ऐसा कहता है कि भैया हम तो क्वार्टरली फाइलर हैं और जनवरी टू मार्च क्वार्टर की हम अप्रैल महीने में अपनी GSTR1 रिटर्न फाइल करेंगे, तो आप उनसे बोल दीजिए, ध्यान रखिए, आप उनसे बोलिए कि भैया भले ही आप क्वार्टरली फाइलर हैं, भले ही आप पूरे जनवरी टू मार्च क्वार्टर की अप्रैल में GSTR1 रिटर्न फाइल करेंगे, लेकिन क्वार्टर का फर्स्ट महीना जनवरी और क्वार्टर का सेकंड महीना फरवरी है, तो क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड महीने में आप IFF जो है ना वो फाइल कर सकते हैं। तो जो क्वार्टरली फाइलर हैं वो क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड मंथ में IFF फाइल करेंगे, और उस IFF में वो क्या करेंगे, जो भी उन्होंने B2B सप्लाई की है, यानी रजिस्टर्ड पार्टियों को जो भी उन्होंने सेल की है उसकी जानकारी दे सकते हैं, उसके इनवॉइसेस अपलोड करके और उसको फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने जो सप्लायर हैं, जो कि रजिस्टर्ड सप्लायर है, उनके लिए कोई क्रेडिट और डेबिट नोट इशू किया है तो उसको लेकर भी वो IFF अपलोड कर सकते हैं। तो यदि आपका क्वार्टरली फाइलर है सप्लायर और वो इस तरह से कहता है, तो आप उससे बोल दीजिए कि भैया ये जनवरी मंथ है, यानी क्वार्टर का फर्स्ट मंथ है, तो इसमें आप क्या कीजिए, हमारे जो इनवॉइसेस हैं उनको लेकर अपनी IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है उसको फाइल कर दीजिए, जिससे कि वो हमें हमारे GSTR2B में सोने लगेंगे। अब जो आपके क्वार्टरली फाइलर हैं तो उनकी जो GSTR1 रिटर्न, आउटवर्ड सप्लाईज की जो रिटर्न है GSTR1, उसको फाइल करने की ड्यू डेट होती है 13 तारीख, है ना। मंथली अगर आपका सप्लायर है तो उसकी 11 तारीख है, क्वार्टरली सप्लायर है तो उसकी 13 तारीख है। तो आप बोल दीजिए उनसे कि भैया आप 13 तारीख तक इसको फाइल कर दीजिए, क्वार्टरली फाइलर हैं तो आप IFF फाइल कर दीजिए जनवरी महीने की, और आप 13 तारीख तक फाइल कर सकते हैं, 13 तारीख तक फाइल कर दीजिए, तो वो इनवॉइसेस हमारे उठकर GSTR2B में आ जाएंगे। यानी आपके जो सप्लायर हैं यदि मंथली फाइलर हैं तो उनके 11 तारीख तक ड्यू डेट है, तो वो 11 तारीख तक फाइल करेंगे तो वो इनवॉइसेस आपके GSTR2B में उठकर आ जाएंगे उस मंथ की। और यदि आपके क्वार्टरली फाइलर हैं तो वो 13 तारीख तक यदि अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न फाइल कर देते हैं तो वो इनवॉइसेस उठकर आ जाएंगे GSTR2B में, यानी 11 तारीख वाले भी आते हैं उठकर और 13 तारीख वाली भी उठकर आते हैं। अगर मंथली फाइलर है वो 12 तारीख को फाइल करता है तो वो उठकर नहीं आएंगे इस मंथ में, नेक्स्ट मंथ में आएंगे, है ना। और क्वार्टरली फाइलर है वो यदि 14 तारीख को अगर अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न फाइल करता है तो वो इनवॉइसेस आपके GSTR2B में उठकर नहीं आएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको जो ITC का उसका ट्रीटमेंट करना है, जिससे कि आपकी 100% ITC आप अपनी GSTR3B रिटर्न में फाइल कर पाएं और कोई भी पैसा जो है, कोई भी आपको चालान क्रिएट ना करना पड़े इस स्थिति में, जबकि आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट ज़्यादा है और लायबिलिटी कम है।
ठीक है ना। तो ये मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वायर के प्रति आपकी क्या लायबिलिटी है। दोस्तों जीएसटी में वायर के प्रति भी आपकी बहुत बड़ी लायबिलिटी है। यदि उस लायबिलिटी को आप पूरा नहीं करेंगे तो वायर आपको परेशान कर देगा। तो इस परेशानी से बचने के लिए क्या है, क्योंकि वायर को नुकसान होगा तो वो आपको परेशान करेगा। तो आपकी लायबिलिटी ये है वायर के प्रति कि आपने जो भी आउटवर्ड सप्लाई की है ना, तो वो सारी की सारी आउटवर्ड सप्लाईज को लेकर आप भी अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल कर दें। यदि आप मंथली फाइलर हैं तो आपको जिस भी मंथ की आप जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करेंगे उसके नेक्स्ट ऑफ मंथ की 11 तारीख तक आपको फाइल कर लेनी है। तो आपको भी ये करना है कि आपने जो भी सेल की है, जो भी आउटवर्ड सप्लाईज की है, उसकी जानकारी जीएसटीआर 1 में जाती है, तो अपनी जीएसटीआर 1 जो रिटर्न है उसको ड्यू डेट तक फाइल करें। यदि आप ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे तो दो तरह के नुकसान होंगे आपको। सबसे पहला नुकसान तो ये हो सकता है आपको कि जीएसटीआर 1 पर आज लेट फीस चार्ज नहीं की जा रही है, लेकिन कभी भी लेट फीस चार्ज की जा सकती है ना, जीएसटी लॉ में है, तो कभी भी लेट फीस चार्ज की जा सकती है। तो ड्यू डेट के बाद यदि आप फाइल करेंगे तो 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आपको लेट फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी, है ना। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि यदि आप ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न, है ना, तो होगा ये कि आपके जो बायर हैं, जो रजिस्टर्ड बायर हैं, है ना, तो जो आपके रजिस्टर्ड बायर हैं उनके लिए आपने सेल की है और यदि ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो ए इनवॉइसेस आपके जो रजिस्टर्ड बायर हैं उनकी जीएसटीआर 2B में शो नहीं होंगे। तो फिर वो आपको परेशान करेंगे क्योंकि उनको प्रॉब्लम आएगी, वो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से हमें प्रॉब्लम आ रही थी उसी तरह से उनको भी प्रॉब्लम आएगी। तो यदि आपने B2B सप्लाई की है, रजिस्टर्ड पार्टियों को सप्लाई की है, रजिस्टर्ड पार्टियों को बिल दिए हैं, तो 100% आपको ड्यू डेट तक फाइल कर देनी है, जिससे कि आपका जो बायर है उसको भी इस आईटीसी की जरूरत पड़ेगी। तो उसी मंथ की, है ना, उसी मंथ की जो जीएसटीआर 2B है उसमें उसको वो इन्वॉइसेस रिफ्लेक्ट होने लगेंगे और रिफ्लेक्ट होने लगेंगे तो वो भी अपना आईटीसी का ट्रीटमेंट 100% सही तरीके से कर पाएगा। तो ये जरूरी है कि आपने जब B2B सप्लाई की है तब तो आपको 100% ड्यू डेट तक फाइल कर ही देनी है अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न। तो ये आपकी जो बायर के प्रति है वो आपकी लायबिलिटी है। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं क्वार्टरली फाइलर की। यदि आप क्वार्टरली फाइलर हैं और आप क्वार्टर की अपनी जीएसटीआर 1 और क्वार्टरली अपनी जीएसटीआर 3 फाइल करते हैं, तब भी आपको यही करना है जो मैंने आपको बताया है। तीनों तरह की लायबिलिटी आपको इसी तरह से पूरी करनी है, बस यहाँ वहाँ पर मंथ की जगह क्वार्टर हो जाएगा। एक बात आपको याद रखनी है, यदि आप क्वार्टरली फाइलर हैं तो आप अपनी क्वार्टरली जीएसटीआर 1 और क्वार्टरली जीएसटीआर 3 रिटर्न फाइल करेंगे, है ना। तो कंपनी के प्रति आपकी क्या लायबिलिटी है कि आपको भी इसी तरह से, भले ही आप क्वार्टरली फाइलर हैं, जो क्वार्टरली फाइलर हैं तो आपने QRMP स्कीम को ऑप्ट किया होगा, यानी क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, तब भी आपके लिए ज़रूरी है कि आपको आईटीसी का ट्रीटमेंट मंथली करना है। भले ही आप क्वार्टरली अपनी जीएसटीआर 3 रिटर्न फाइल करेंगे, लेकिन आईटीसी मैंने बताया ना, QRMP स्कीम का मतलब क्या, क्वार्टरली रिटर्न बट मंथली पेमेंट आपको मंथली ही करना है। तो आईटीसी की जरूरत आपको भी हर मंथ पड़ेगी। तो आपको भी यही करना है कि आईटीसी के लिए मैंने जिस तरह से बताया था, अगर कोई आईटीसी आपकी आपको भी जो आईटीसी है उसका रिफ्लेक्ट करना है तो आपको भी यही करना होगा कि हर महीने की यानी जो भी क्वार्टर का फर्स्ट महीना है या क्वार्टर का सेकंड महीना है, तो आपको जैसे जनवरी महीना है क्वार्टर का फर्स्ट महीना है ना, तो इसमें भी आपको आईटीसी की जरूरत पड़ेगी। तो आप भी 11 तारीख को जाइए जीएसटी पोर्टल पर, जिस मंथ है ना उस मंथ के नेक्स्ट ऑफ मंथ की 11 तारीख तक जाइए और आप भी वहाँ पर जाकर देखिए कि जिन जिन सप्लायर ने आपके इन्वॉइसेस अपलोड नहीं किए हैं उनसे संपर्क कीजिए और उन इन्वॉइसेस को ड्यू डेट तक अपलोड करवा लीजिए और फाइल भी करवा लीजिए अपने सप्लायर से, तो वो आपके जीएसटीआर 2B में उठकर आ जाएंगे ना। तो सेम आपको काम वही करना है, जिस तरह से मंथली फाइलर को करना है उसी तरह से आपको भी करना है, अपने सप्लायर से संपर्क करके, और वो सारे के सारे इन्वॉइसेस, है ना, उसी मंथ की जीएसटीआर 2B में उठकर आ जाए, ये आपको भी सुनिश्चित करना है ना। अब करना क्या होगा कि आपको भी जैसे भले ही आप क्वार्टरली फाइलर हैं लेकिन पेमेंट आपको मंथली करना है, तो हर मंथ में आपको ये देखना होगा जाकर कि कितनी उस मंथ में आपकी लायबिलिटी है, कितनी आईटीसी आपकी जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो रही है, और यदि उस सेटअप करने के बाद जो भी आपकी लायबिलिटी बच जाती है वो आपको चालान जनरेट करके पे करनी होगी। तो ये ज़रूरी है कि आप भी अपनी आईटीसी का ट्रीटमेंट सही तरीके से करें। अब दूसरी बात मैंने आपको बताया कि आप यदि क्वार्टरली फाइलर हैं तो जीएसटीआर 1 रिटर्न आप क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करेंगे, लेकिन आपने यदि B2B सप्लाई की है, जैसे क्वार्टर का फर्स्ट महीना जनवरी है और जनवरी महीने में कोई आपने रजिस्टर्ड पार्टियों को सप्लाई की है, उनको इन्वॉइस दी है, तो उन इन्वॉइसेस को लेकर, और यदि आपने जो क्रेडिट और डेबिट नोट इशू किए हैं अपने बायर के लिए जनवरी महीने में, तो वो सारे के सारे क्रेडिट डेबिट नोट और सारे के सारे B2B इन्वॉइसेस को लेकर आप अपनी IFF जनवरी महीने की फाइल कर दें
और कब तक फाइल कर दें, 13 तारीख तक फाइल कर दें, यानी जनवरी महीने की बात करें तो 13 फरवरी तक फाइल कर दें। और क्वार्टर का जो सेकंड मंथ है फरवरी, तो आप 13 मार्च तक अपनी IFF जो है वो फाइल कर दें। और क्वार्टरली तो फिर मार्च की तो आप क्वार्टरली फाइल करेंगे ही, तो फिर आप वो क्वार्टरली फाइल कर दें, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि क्वार्टर का कोई भी क्वार्टर हो, क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड मंथ में यदि आपने B2B सप्लाई की है, क्योंकि IFF में सिर्फ B2B इनवॉइसेस जाते हैं और B2B क्रेडिट और डेबिट नोट जाते हैं, B2C सप्लाई नहीं जाती है ना, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ती सामने वाले को। जो B2C सप्लाई करेंगे उसको ITC की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि वो GST में रजिस्टर्ड तो है नहीं है। तो जो GST में रजिस्टर्ड है, ऐसे ही आपने यदि क्वार्टर की फर्स्ट, किसी भी क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड मंथ में इस तरह की कोई सप्लाई की है, तो सारे के सारे B2B इनवॉइसेस को लेकर, सारे के सारे क्रेडिट और डेबिट नोट को लेकर, और आप क्या कीजिए, अपनी IFF फाइल कर दीजिए क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड मंथ के लिए, और 13 तारीख तक आपको फाइल कर देनी है। और उसके अलावा आप मार्च महीने की बात करें, क्वार्टर के लास्ट महीने की बात करें, तो लास्ट महीने में आप क्वार्टरली अपनी GST R1 रिटर्न फाइल करेंगे, और उसमें आपको ये सारी जानकारी दे देनी है। जो भी B2C सप्लाई आपने की उसकी जानकारी तो गई नहीं 2 महीने की, तो B2C 3 महीने की सप्लाई की जानकारी चली जाएगी। और मार्च महीने की, जनवरी फरवरी की यदि आपने IFF फाइल कर दी है, तो मार्च महीने के जो B2B सेल है उसकी जानकारी भी चली जाएगी। तो इस तरह से सारा का सारा कार्य आपका 100% सही तरीके से हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आज का जो टॉपिक था वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।